दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त हितेश मेघवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कंपटीशन एग्जाम के बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1949 और 26 जनवरी 1949 या फिर 14 सितंबर 1949। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर 1949 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो हिंदी के महान साहित्यकार थे जिनका नाम था व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, ठीक है ना, क्या नाम था, व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, राजेंद्र सिन्हा। देखिए दोस्तों इनके जन्म दिवस पर, इनका जन्म दिवस था और इनकी 50वीं जयंती थी, ठीक है ना, इनके जन्म दिवस की 50वीं जयंती थी। उस दिन हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। यानी कब, 14 सितंबर 1949 को व्यवहार राजेंद्र सिन्हा उनकी 50वीं जयंती थी, तब हिंदी को राज्यभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो बताइए दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी है, गुरुमुखी है या देवनागरी है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आपसे हिंदी भाषा की लिपि पूछे तो देवनागरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन आपसे पूछे कि भाई देवनागरी लिपि के अक्षरों को क्या बोलते हैं, तो देखिए दोस्तों देवनागरी के लिपि के जो अक्षर होते हैं उनको बोलते हैं मुड़िया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मुड़िया, मुड़िया उनके अक्षरों को बोलते हैं। देवनागरी लिपि के जो अक्षर होते हैं वो मुड़िया कहलाते हैं, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है। दोस्तों आपको रामचरितमानस की भाषा बतानी कौन सी है, हिंदी है, अवधी है, ब्राजी है या प्राकृत है। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा। रामचरितमानस के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो रामचरितमानस है वो एक ग्रंथ है जो किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास द्वारा, ठीक है ना। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी दोस्तों, इसको आप याद रखना, तुलसीदास द्वारा रचित है। और दोस्तों इसमें अगर आपसे पूछे भाई इसमें तुलसीदास जो रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा लिखित, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों इसमें श्लोक हो जाएंगे 27, ठीक है ना, ये भी आप याद रखना, श्लोकों की संख्या कितनी है, 27 दोस्तों, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, आपसे श्लोक भी पूछ सकते हैं। रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं, 27। अगर आपसे ऐसे पूछे कि भाई रामचरितमानस में राम शब्द का यूज कितनी बार हुआ है, यानी कि रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार लिखा हुआ है, तो दोस्तों राम शब्द है वो रामचरितमानस में लिखा हुआ है दोस्तों 1443 बार, ठीक है, इसको आप याद रखना, बहुत ही गहराई का क्वेश्चन है ये। 1443 बार रामचरितमानस में राम लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आपसे सीता पूछे भाई रामचरितमानस में सीता कितनी बार लिखा हुआ है, तो दोस्तों यह लिखा हुआ है 147 बार, ठीक है ना, इसको आप याद रखना, नोटिस कर लेना। राम लिखा हुआ है 1443 बार और सीता लिखा हुआ है 147 बार, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। और रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है और जिसके रचिता कौन है, तुलसीदास जिसके रचिताकार हैं, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, शब्द है, वर्ण है, वाक्य है, व्यंजन है। तो देखिए दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ण को दोस्तों अपन ध्वनि भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप याद रखना, वर्ण को अपन ध्वनि भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वर्ण ही ऑप्शन में हो। अगर वर्ण की जगह अगर ध्वनि होता तो दोस्तों ध्वनि भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण या ध्वनि दोनों है, ठीक है ना। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला माला में स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको स्वर बताना है कितने हिंदी वर्णमाला में, 10 है, 11 है, 13 है, 12 है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, ठीक है, इसको आप याद रखना, 33 व्यंजन है, 11 स्वर है, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी शब्दकोश में जय के पहले कौन सा वर्ण आता है। आपको बताना है दोस्तों जय। देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए जय क्या है। तो देखिए ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन। देखिए दोस्तों संयुक्त व्यंजन बोलते किसको हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए, संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन उसको बोलते हैं यानी वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, ठीक है ना, उनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन में पहला पहला जो स्वर होता है
यानी पहला जो वर्ण होता है, या उसको हम व्यंजन ही बोलेंगे। जो पहला व्यंजन होता है यानी पहला अक्षर होता है, वो होता है दोस्तों स्वर रहित। और बाद वाला होता है, जो सेकंड वाला होता है, वो स्वर सहित होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन अपने 4 होते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान रखें, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र ज्ञ श्रय, छ त्र जय और श्रय। ये दोस्तों हमारे 4 कौन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसको याद रखना, छत्र ज्ञ श्रय ये अपने 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, ठीक है। और जय है दोस्तों, ये किसके योग से बनता है, आपको ये पता होना चाहिए। जय किसके योग से बनता है दोस्तों। देखिए जय, इसको जय बोलते हैं अपन। ये दोस्तों आधा जय और य, पूरा ये वाला ये। देखिए मैं आपको इसको कट करके बताता हूँ आपको विस्तार से। जैसे अपना ये जय है, तो जय किससे बनता है दोस्तों। ये मैंने आपको 4 वो संयुक्त व्यंजन बताए, छत्र ज्ञ श्रय। तो आपको सबसे पहले 6 से स्टार्ट करते हैं अपन। 6 ये किसके योग से बनता है, छ त्रय किसके योग से बनता है, छत्र ज्ञ और श्रय, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए किस किस के योग से ये बनते हैं, यानी इनमें किस किस का संयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, जो 6 है वो दोस्तों क और श से बनता है, क और श से बनता है ये वाला छ, ठीक है ना, 6 बनता है 6। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको इसको परिभाषित किया था मैंने पहले भी, संयुक्त व्यंजन कहते किसके हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है। तो देखिए ये दोस्तों पहला व्यंजन हो गया अपना, ठीक है ना। तो ये स्वर रहित कैसे है, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, यानी इसमें ऐसे लेकर जो अपने 11 स्वर हैं उसमें से कोई सा भी इसमें स्वर नहीं है, यानी इसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है ना। तो पहला, मैंने आपको पहले बताया था, पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, ये स्वर रहित है। और दूसरा वाला स्वर सहित होता है। देखिए दोस्तों इसमें स्वर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये इसमें स्वर लगा हुआ है। इसमें अगर इसमें हलंत लगा के अगर अपन ए लिख देंगे तो भी दोस्तों ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें ए मिला हुआ है इसलिए इसमें हलंत नहीं है। तो इसमें दोस्तों इसका अगर अपन विग्रह करेंगे तो क प्लस में से को जोड़ेंगे तो 6 बनता है, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। त्रय कैसे बनाएंगे दोस्तों, त्रय बनता है तय और रे से, तय हलंत वाला तय और रे, ठीक है, तो त्रय बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। हलंत वाला होना चाहिए, पहला अपना वर्ड है यानी तय है, ये पहला व्यंजन है, ये स्वर रहित होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, तभी जाकर त्रय बनेगा। और ज्ञ दोस्तों किससे बनता है, ये आधा जय और ये होता है पूरा ये वाला ये, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अपना जय, जय बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और श्रेय किससे बनता है दोस्तों, ये दुआ वाला से होना चाहिए हलंत वाला, और इसके आगे क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके आगे होना चाहिए दुआ वाला से और इसके आगे रे, ठीक है ना, श्रेय बनता है तो ये वाला श्रेय बन जाएगा। अब इसको दोस्तों आप देखो, आपको मैंने पहले बताया था पहला व्यंजन है वो स्वर रहित है, तीन चारों में देखो ये 4 अपने संयुक्त व्यंजन है। इनमें जो पहला व्यंजन है वो चारों के चारों देख लो दोस्तों स्वर रहित है, यानी इनमें किसी में भी स्वर नहीं है। और ये लास्ट वाले हैं ये स्वर सहित हैं, ठीक है ना। अगर इनको भी अगर आप स्वर रहित करना चाहोगे तो इसमें हलंत लगा दो, और इनके लास्ट में है प्लस में ए लगा दो, ठीक है ना। इन चारों के पीछे भी ए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, हिंदी वर्णमाला में जय किसके योग से बनता है दोस्तों, तो जय पूरा हलंत वाला दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये हलंत वाला जय हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी जय के योग, जय से पहले आता है, जय के पहले कौन सा वर्ण आता है तो जय आता है, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपना, श्रेय किन वर्णों के योग से बना है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था श्रेय बना है से प्लस में रे से, और से दोस्तों श्रेय मैंने आपको पहले बताया था श्रेय होना चाहिए हलंत वाला, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इसमें हलंत नहीं है, इसमें भी हलंत नहीं है, पहले व्यंजन में, इसमें भी हलंत नहीं है पहले व्यंजन में, इसमें हलंत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शे और रे, यानी हलंत वाला ये से और इसके बाद पूरा रे, ठीक है ना। इसका अगर अपन योग करेंगे तो बनता है श्रेय, ये वाला श्रेय, ठीक है ना। ऐसे इसका सही शब्द बनता है, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन बोलते किसको है। तो देखिए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन उसको बोलते हैं यानी उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख से बाहर ना निकले, यानी जो अपनी ध्वनि होती है वो मुख के अंदर ही रहे। जैसे मैं आपको कुछ बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको ये रे ले वे ये बोला मैंने, तो इसमें क्या है कि अपनी ध्वनि बाहर नहीं निकलती, ये मुख के अंदर ही रह जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की आपसे संख्या पूछे तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अपने 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये रे ले और वे,
ठीक है ना। ये अपने चार कौन से हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए दोस्तों, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो तय है दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं है, तय है ही नहीं, क्योंकि अपने अंतस्थ व्यंजन तो चार होते हैं, तो इन चारों में से ही मिलेगा कोई। ये स है, ये स भी नहीं है दोस्तों। ये वह है तो वह है, इसमें देखो ये रहा वह, है ना। तो अपने अंतस्थ व्यंजन चार, ये रहे लय वह, तो वह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैं भी नहीं है, ठीक है ना। तो अपने अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, ये रहे लय वह, इसको आप दोस्तों याद रखना, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आयोगवाह वर्णों को बताइए। आपको बताना है आयोगवाह वर्ण कौन सा है इनमें से, ए है, अन है, री है या आ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयोगवाह वर्ण कहते किसको हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ऐसे वर्ण जिनमें स्वर व व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको बोलते हैं आयोगवाह। अगर इसको दूसरे शॉर्ट तरीके से अगर सरल भाषा में अपन समझना चाहें तो इसमें दोस्तों इसको ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें अनुस्वार और विसर्ग लगा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आयोग अनुस्वार और विसर्ग जिसमें लगा होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आयोगवाह हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आयोगवाह के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है ना, यानी इसके तीन भेद होते हैं, ऐसे अपन बोल सकते हैं। तीन भेद दोस्तों कौन कौन से होते हैं। एक तो दोस्तों होता है, पहला भेद होता है अनुस्वार, ठीक है, क्या होता है, अनुस्वार, पहला भेद अनुस्वार होता है। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, दूसरा भेद होता है अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है ना। दो भेद हो गए। तीसरा भेद कौन सा होता है दोस्तों, तीसरा भेद होता है विसर्ग। आप इसको याद कर लेना, जो आयोगवाह है उसके तीन भेद होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक और तीसरा होता है विसर्ग। तो देखिए अनुस्वार दोस्तों किसको बोलेंगे, अनुस्वार दोस्तों ऐसे एक बिंदी होती है, ठीक है ना, ऐसे जैसे कोई भी अपन ने वर्ड लिख दिया तो उसके ऊपर एक बिंदी होती है, वो कहलाती है अनुस्वार। और अनुनासिक दोस्तों, अनुनासिक होता है दोस्तों ऐसे जैसे चंद्र बिंदु करके, चंद्र बिंदु और उसके ऊपर एक बिंदी, ठीक है ना, ऐसे ये चंद्र बिंदु बोलते हैं ऐसे, अनुनासिक को चंद्र बिंदु। और विसर्ग दोस्तों आप सभी को पता होता है, कोई भी सेंटेंस लिख, आपने कोई भी शब्द लिख दिया यानी कोई भी वर्ण लिख दिया उसके पीछे ऐसे दो बिंदी लगा देना, वो क्या कहलाता है, विसर्ग, ठीक है ना। तो आपको बताना है निम्न में से आयोगवाह वर्ण को बताइए। तो आयोगवाह देश की दोस्तों कौन कौन से हैं, ए है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, री है, री भी नहीं है, आ है, आ भी नहीं है, क्योंकि आयोगवाह अंग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आयोगवाह किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग लगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं आयोगवाह। तो ये तो अंग और ए, यानी अंग और ए, ऐसे इसके पीछे दो अनुनासिक, ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं दोस्तों आयोगवाह, ठीक है। तो अंग हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको बताना है हिंदी में वर्णों की टोटल संख्या कितनी है, 48 है, 49 है, 50 है या 52 है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 52 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भाई 52 इसका करेक्ट आंसर कैसे है, तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं अपने, ठीक है ना, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 27 है। 27 कहाँ कहाँ से दोस्तों, कैसे लेकर ढह तक, ठीक है ना, कैसे लेकर ढह तक अपने स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 27। और उसके बाद दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आते हैं अपने, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, ये रे ले वे, ठीक है ना, ये रे ले और वे, ये 4 हो जाएंगे अपने अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अपने कौन से आते हैं, उसमें व्यंजन, इसको भी आप याद करना, उसमें व्यंजन आते हैं दोस्तों। उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, से है, ये दुआ वाला से, ये षटकोण वाला से, ये से और है, ठीक है ना, ये दोस्तों अपने हो जाएंगे उसमें व्यंजन। और इसके बाद दोस्तों आते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना, इसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको अभी बताया, छत्रज्ञ से रहे, ठीक है ना, ये छ त्र ज्ञ और श्रय, ये लो श्रय हो गया ना, श्रय, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। और दोस्तों आपको बता दूं, अब इनको काउंट करो कितने हो गए, 27, 27 ये लगाओ, 4 ये लगाओ, 27 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 27 और 4 होते हैं 31, ठीक है ना। 31 के बाद अपने उसमें व्यंजन लगाओ दोस्तों, 4, 4 ही उसमें व्यंजन होते हैं, से है, तो 31 और 4 कितने हो गए, 35। 35 के बाद दोस्तों अपने संयुक्त व्यंजन लगाओ, कितने हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन अपने, छत्रज्ञ श्रय। 35 और 4 दोस्तों कितने होते हैं, 35 और 4 होते हैं 39, ठीक है ना, 35 और 4 39 हो गए। तो दोस्तों इसमें अपने आगत स्वर, आगत व्यंजन और होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन दोस्तों दो होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं, जय और फै। देखिए दोस्तों जय और फै ऐसे ही नहीं लिखे होते, इनकी
नीचे एक नुक्ता और लगा होता है, ऐसे बिंदी, ठीक है ना, ऐसे बिंदी मैंने लगा दी नीचे, ये नुक्ता, इसको नुक्ता बोलते हैं अपन। तो 39 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 2 ये अपने आगत व्यंजन लगाओ, ये कितने हो गए 41, ठीक है ना। तो अपने 41 हो गए। अब इसको एक बार कट करके अपन, मैं विस्तार से समझाता हूँ। 41 हो गए ना, अभी मैंने काउंट किया, आपको 41 हो गए। तो 41 अपने हो गए व्यंजन, ठीक है दोस्तों। 41 क्या हो गए अपने व्यंजन, 41 व्यंजन हो गए दोस्तों। और अपने स्वर कितने हैं, स्वर दोस्तों आप सभी को पता होगा, स्वर अपने 11 हैं। तो 41 और 11 को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 52, ठीक है दोस्तों। तो टोटल अपने कितने हैं व्यंजन दोस्तों, यानी टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, टोटल टोटल हिंदी में वर्ण कितने हैं 52। तो दोस्तों इसको आप याद रखना, 52 है टोटल हिंदी में वर्णों की संख्या। अगर दोस्तों आपसे भाई ऐसे पूछे कि भाई मतलब टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, देखो दोस्तों इसमें पंचमाक्षर और आते हैं। पंचमाक्षर कौन कौन से, डे ण न नम, ठीक है, न और मैं। तो उनको अगर और अपन काउंट करेंगे तो दोस्तों इसमें वो 5 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 57, ठीक है ना। अगर आपसे टोटल पूछे भाई हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 57 पूछेंगे, टोटल पूछेंगे तो 57 आएगा। 57 इसमें ऑप्शन में नहीं है, अपने से पूछा है हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में अगर 57 होता तो टोटल पूछते, तो टोटल तो 57 होते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें 57 ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 52 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको विस्तार से एक एक चीज़ सिखा दी है, इसमें थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है मेरी, तो आप विस्तार से वर्डों पर ध्यान देना, बस जो मैंने बोला है उसको नोट करते चलना या आप दिमाग में रखना, आपको विस्तार से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल संख्या कितनी होती है वर्णों की दोस्तों, 52 होती है, टोटल 57 होती है और वैसे 52 होती है, ठीक है। जो पंचमाक्षर होते हैं डे, मैं आपको रुको एक बार लिख के बता देता हूँ आपको। पंचमाक्षर दोस्तों इनको बोलते हैं, एक तो डे हो गया, एक ऐसा न हो गया, एक न हो गया, और एक न हो गया, और एक हो गया मैं, ठीक है ना। इनको बोलते हैं दोस्तों पंचमाक्षर, आप इनको भी याद कर लेना। अगर 52 में इन पांचों को भी जोड़ेंगे तो दोस्तों वो टोटल हो जाएंगे 57, ठीक है ना। तो टोटल वर्णों की संख्या दोस्तों 57 होती है, और वर्णों की संख्या आपसे पूछी है तो इसमें आ जाएगा 52, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 52। अगर आपसे दोस्तों मूल रूप से पूछे भाई मूल रूप से कितने होते हैं वर्ण, मूल रूप से वर्ण, मूल रूप से अगर आपसे वर्ण पूछे तो दोस्तों मूल रूप से होते हैं 44 वर्ण, ठीक है ना। आप इस बात को भी ध्यान रखना, मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या 52 है। और टोटल वर्ण पूछे भाई टोटल वर्ण कितने हैं हिंदी में, तो दोस्तों 57 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान रखना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों आपको अल्प प्राण व्यंजन बताना है। अल्प प्राण दोस्तों उन वर्णों को बोलते हैं जिनमें कम वायु निकलती है, यानी कम ध्वनि निकलती है, ठीक है ना, मुख से अपनी कम ध्वनि निकलती है, उनको बोलते हैं अल्प प्राण। तो उसके अंदर दोस्तों पहला, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं अल्प प्राण में, पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है ना, पहला तीसरा और पांचवा, यानी वे ये वर्ण आते हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें, जैसे कै से लेकर मैं तक, कै खे गै घे डे कचट तप, तो उसमें पहला तीसरा और पांचवा ये आते हैं। तो आप देखिए ख है वो कौन सा आता है, कै और ख, यानी दूसरा ये भी नहीं है, ठीक है ना। डे ढे तो ये भी दूसरा आ गया, ये भी नहीं है। तै थे दे धै, तै थे दे धै तो दोस्तों ये भी नहीं है। तो ये जय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जय है वो अल्प प्राण व्यंजन है दोस्तों, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। उसमें अथवा संघर्षी व्यंजन कौन सा वर्ण आता है, यानी उसमें बताना है, और संघर्षी व्यंजन में कौन सा वर्ण आता है आपको बताना है आता है, ल आता है, ज आता है, या ब आता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, जो ल है दोस्तों ये यर लेव है, ये मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये दोस्तों ब है, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जय मैंने आपको अभी बताया था, जय बनता है, जय बनता है दोस्तों आधा जय और य से, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, है वो उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन अपने कितने बताए थे मैंने, 4, ठीक है ना। 4 कौन कौन से हैं, ये वाला से और है, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रखना, ये चारों हैं ये अपने उसमें व्यंजन है, और इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं अपन, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ढ का उच्चारण स्थान बताइए। आपको ढ का उच्चारण स्थान बताना है, कौन सा है, कंठ है, मूर्धा है, तालव्य है, या दंत है। तो बताइए दोस्तों ढ का कौन सा हो जाएगा, तो ढ का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ड और ढ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, ठीक है ना।
तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन आयोग वाह के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, आयोग वाह कहते किसको हैं, यानी जिनमें अनुस्वार और विसर्ग लगे होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें स्वर है ये भी नहीं आते, निर्नुनासिक भी नहीं आते हैं ना, संयुक्त व्यंजन भी नहीं आते, तो विसर्ग आते हैं। इसका बी आंसर बिल्कुल, बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी विसर्ग आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, विसर्ग और अनुस्वार, ठीक है ना। आप इस बात को याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंचमाक्षर को किन नामों से जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना है पंचमाक्षर है उनको किस नाम से जाना जाता है। पंचमाक्षर दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं। पंचमाक्षर दोस्तों देखो, एक तो ड होता है, ठीक है ना, एक ड है, ये ण है, न है, ये न है और ये मैं है, ठीक है दोस्तों, ये होते हैं पंचमाक्षर। इनको अपन पंचमाक्षर बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पंचमाक्षर को किन नामों से जाना जाता है, तो दोस्तों आपसे पूछा है, यानी इनकी जो, इनको बोलते टाइम हमारी जो वायु है वो कहाँ से निकलती है। भाई नासिक के कहा जाता है इनको, सघोष कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है, या निर्नुनासिक कहा जाता है। तो दोस्तों इनको कहा जाता है नासिक के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप इनको बोल कर देखिए, आपके जो नासिक होता है, जो नाक है, वहाँ से आपकी वायु निकलेगी, ठीक है ना। ये अपने पंचमाक्षर हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? पंचमाक्षर की संख्या है टोटल 5, ड न ण न और मैं, ठीक है ना, 5 है इनकी टोटल संख्या पंचमाक्षर की। तो दोस्तों आज के लिए अपन ने 15 क्वेश्चन किए थे। आगे अगर आप और बोलोगे तो वर्णमाला के 50 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा मैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।